जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मैं विपुल कुमार पांडे विपुल मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दुर्घटना से देर भली। जी हाँ, ये कहानी है आप ही लोगों के लिए। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा जो री एग्ज़ाम चल रहा है, उसमें मैं देख रहा हूं कि टीचर्स के बीच में और बच्चों के बीच में एक होड़ सी मची हुई है कि कितना जल्दी हम सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दें। मुझे एक बात बताइए, बड़ी ईमानदारी से मैं इस बात पे चर्चा करना चाहता हूँ। साथ ही साथ मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए जिससे क्लास स्टार्ट हम कर सकें। परंतु मैं ये एक बात समझना चाहता हूँ, पेपर सोल्यूशन मैं भी लेकर आया हूँ, 23 अगस्त 2024 शिफ्ट 1 का है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, केवल पेपर को हल करने का तरीका नहीं, केवल हल नहीं करना है, उसके तरीके को सीखना है। यहाँ पॉइंट जो लिखा गया है उसका मतलब समझिए। तरीका शब्द क्या होता है कि हमको सीखना है। जो पेपर देकर चले आए हैं वो क्या कर लेंगे, अब क्या कर लेंगे, उनको बड़ी जल्दी रहती है कि कितना जल्दी हम सोल्यूशन देख लें। भाई अब सोल्यूशन देखकर आप क्या करोगे? क्या पेपर के सिस्टम को चेंज कर सकते हो आप? नहीं। अब हुआ क्या कि जो भी सोल्यूशन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर ए का ये होगा, ये मतलब टीचर अपनी स्पीड बता रहा है, टीचर स्पीड बता रहा है कि मैं इतना तेजी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। भाई आप कर सकते हो स्टूडियो में बैठ के, बच्चा नहीं कर सकता। बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हुआ है, उसके ऊपर इतने प्रेशर हैं, आपके ऊपर थोड़ी प्रेशर है। जैसे मेरे ही ऊपर कहाँ प्रेशर है, मैं आसानी से, बस एक आशा है बच्चों से, प्रेशर थोड़ी है, उसको हम आशा कह सकते हैं। ठीक है, तो कहने का एक ही तात्पर्य है कि इतना फास्ट सोल्यूशन देने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, व्यू बढ़ जाते हैं, व्यू मिलते हैं, उसके लिए लोग काम कर रहे हैं, और उसी के लिए ही सच पूछिए तो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज़ अब 30 और 31 अगस्त को जो पेपर होने वाले हैं उसके लिए बच्चे सिंसियर हो जाएं, आगे के एग्ज़ाम के लिए सिंसियर हो जाएं। उस तरीके का मैं पेपर सोल्यूशन देने जा रहा हूं। मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए क्लास को स्टार्ट करता हूं। मैं चाहूँगा कि बिना बताए ही मैं आया हूं क्लास में। मैं मतलब यह है कि बिना प्री इंफॉर्मेशन के मैं डायरेक्ट क्लास शुरू कर दिया हूं, तो इसके लिए मैं चाहूँगा क्षमा प्रार्थी आपसे। लेकिन फिर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बायोलॉजी स्टूडेंट, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सेशन को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा आप, इसलिए नहीं कि बहुत ज़्यादा लोग देख लें, इसलिए कि वो लोग ज़रूर देखें जिनको इसकी ज़रूरत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। केवल सोल्यूशन नहीं, इसी की बात हम करने जा रहे हैं आज। आज की हमारी मुख्य धारा में यही बात होगी। 23 अगस्त शिफ्ट 1 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका अच्छे से सोल्यूशन, अच्छे से मतलब हमको सीखना है कि पेपर कैसा पूछा जा रहा है और कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, नेक्स्ट एग्जाम में हम कैसे इसका सोल्यूशन देंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें पहली बात यह कही गई है एचसीएफ निकालने के लिए। बेटा एक बात आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि मैं जो क्वेश्चन करा रहा था आपको 10 सुपर शॉर्ट्स में, उसके क्वेश्चन केवल आप देखिएगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, केवल आप बोलिएगा कि वो क्वेश्चन आए हैं कि नहीं आए हैं, कमेंट में लिखिएगा। 0.05, 0.5, 0.25, 1.25 का मस अज्ञात कीजिए। अब बच्चा इसके अलग अलग मेथड होते हैं, बट हम क्या करेंगे, देखिए 0.05 और 0.5 और 0.25 और 1.25, डेसिमल को काउंट कर लीजिए कि डेसिमल कितने प्लेस तक लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे 2 प्लेस पे है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट यहाँ भी होने चाहिए, यानी बढ़ा लीजिए आप, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट। ये यूनिक मेथड है, आप ध्यान से समझिए बस। बिना डेसिमल के कर दीजिए इसको, तो ये कितना होगा 5, ये 50, ये 25 और 125। बिना डेसिमल कर दिए। अगर हम इसका एचसीएफ आपसे पूछे तो बहुत जल्दी बता देंगे, जल्दी से बताइए इसका एचसीएफ क्या होगा। जो इन सभी को डिवाइड कर रहा हो, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो सबको विभाजित करे, 5 होगा, सिंपल सी बात है, 5 होगा। लेकिन डेसिमल पे 2 प्लेस आपने लिया था ना, केवल 2 प्लेस, तो 2 प्लेस इसके आंसर में भी होना चाहिए। बस यही लाइन याद रखिएगा। आंसर नंबर तो सब जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। लेकिन हमको आंसर नहीं लाना है,
हमको आपको इसके तरीके को समझाना है, ठीक है। कुछ लोग इसको फ्रैक्शन में चेंज करके यानी भिन्न में बदल कर तब सॉल्व करते हैं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। क्या हुआ, बफरिंग हो रही है क्या? हम्म, क्या अब सही चल रहा है सब कुछ प्रॉपर वे में? ओके। आकाश मिश्रा, गुड मॉर्निंग। सचिन कुमार और आकाश मिश्रा ऑप्शन ए बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। आइए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4, 6, 7, 8, 4, 6, 7, 8, 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। यानी 3 आपका क्या बनना चाहिए, शेष में मिलना चाहिए। शेष में आपका क्या मिलना चाहिए, 3 शेष मिलना चाहिए। तो पहला मेथड आप देखेंगे तो चारों ऑप्शन से ही कर लीजिए। 501 पहला ऑप्शन है ए, ठीक है। बी ऑप्शन अगर आप देखें तो 510। ऐसे क्यों कर रहे हैं, यहीं पे सॉल्व करते हैं। 3 माइनस कर लेते हैं, 3 माइनस कर लीजिए तो क्या मिलेगा आपको पहले वाले में 3, 498। दूसरे ऑप्शन में 3 माइनस कर दीजिए, 507, ठीक है। तीसरे ऑप्शन में 3 माइनस कर दीजिए, 504, और यहाँ पे 3 माइनस कर दीजिए। माइनस क्यों कर रहे हैं कि वो शेष बचेगा, तो ये जो संख्याएं मैं लिखने जा रहा हूँ वो पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए, तो 503 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि इन सभी संख्याओं से विभाजित होनी चाहिए, सभी से। तो किसी एक का डिविजिबिलिटी लगा दीजिए। अगर हम 9 का लगा रहे हैं तो वो 6 में तो टूटा हुआ है, क्योंकि 4 की डिविजिबिलिटी अगर हम चेक करते हैं, फिर 6 का करेंगे तो उसमें 2 और 3 का चेक करेंगे, और 7 का अकेले ही होता है, 8 का भी अकेला होता है, और 9 का सम ऑफ डिजिट होता है। डिविजिबिलिटी इतना तो पता होगा आपको। तो ये देखिए 9 और 8, 4, 12, ये तो 9 से कट रहा है, 7 से नहीं कट रहा है। देखिए 7 है, 7 7 49, 7 से नहीं कट रहा है, तो ये तो गया, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, ठीक है। पहला तो गया, केवल 7 से नहीं कट रहा है, ये 7 से इसको भी चेक कर लिए, 7 7 49, 17 आ रहा है, नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा। 7 से 7 7 49, एक बचा, 7 से नहीं, उल्टा हम चेक कर रहे हैं भाई। हाँ, 7 से इसको चेक करना चाहिए, 7 7 49 और 1 7 दूनी 14, ये कट रहा है 7 से, 7 7 49, 13 आ रहा है, नहीं कटा। लीजिए भाई, केवल 7 से ही चेक करने पे ऑप्शन सी आ गया। ये बात पहले मेथड पे अगर हम बात करें तो कुछ ऐसा रहा होगा। दूसरी लाइन में अगर हम इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से हम सोचें, अगर हम दूसरे तरीके से समझें तो क्या होगा, यानी ये ऑप्शन मेथड से ना करें, कोई दूसरा तरीका सोचें। तरीका दूसरा ये है बेटा कि अगर कोई भी संख्या है और संख्या में अगर हम 9 से भाग दे रहे हैं, तो जो शेष आ रहा है, शेष आ रहा है वही हमारा डिजिटल सम होगा। डिजिटल सम जानते हैं, बड़ा फेमस तरीका है सॉल्व करने के लिए। जो शेष आएगा वही डिजिटल सम होगा, और हमारा शेष कितना आ रहा है 3 से। यहाँ 9 है इसलिए इन्वॉल्व है ना 9, तो 9 वाला रूल लगा देंगे कि किसी भी संख्या में 9 से अगर भाग दे रहे हैं तो उसका डिजिटल सम वही आएगा जो उसका रिमाइंडर आ रहा है, यानी शेष आ रहा है। चलिए डिजिटल सम को चेक करते हैं। देखिए 5 1 6 आ रहा है इसका डिजिटल सम, अगर 5 1 6 आ रहा है, और 7 5 12, 7 5 12, 12 का 2 1 3 आएगा, और 5 4 9 आएगा। तो ये 9 वाले तो आएंगे नहीं, 9 6 आएगा नहीं, ऑप्शन नंबर
सी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि डिजिटल सम वही आया जो इसका रिमाइंडर आया है, जो इसका रिमाइंडर आया है वही इसका डिजिटल सम आया है। हाँ, बायोलॉजी स्टूडेंट बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है बेटा। चले तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका प्यारा है, प्यारा तो सभी है। 30 मेजों का क्रय मूल्य 40 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब 30 का अगर हम कहें कि सीपी वो किसके बराबर है, 40 के एसपी के बराबर है, तो 0 से 0 हटा दीजिए। 4 रुपए की चीज़ खरीद कर 3 रुपए में बेची जा रही है, ऐसे समझ लीजिए। या फिर आप ऐसे समझिए कि सीपी अपॉन एसपी, जब ऐसा लिख देते हैं तब आपको समझ में आता है अच्छे से। 4/3 यानी 3 रुपए की चीज़ 4 रुपए में बेची जा रही है। 4 रुपए का खरीद के 3 रुपए में बेची जा रही है। 1 रुपए का उसका लॉस हो रहा है, यानी हानि हो रही है। 1 रुपए का लॉस 4 रुपए पे हो रहा है, तो 100 रुपए पे क्या होगा, यही तो परसेंटेज बताता है, यानी 25%। इसका जवाब आ जाएगा आपका 25%, ऑप्शन नंबर ए। सिंपल सवाल था, हर सवाल सिंपल नहीं होता, कुछ बेहतरीन भी होते हैं। हाँ 25%। और भी जो लोग क्लास में जुड़े हुए हैं जरूर चाहेंगे कि कमेंट कीजिए। एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपए की 4 की दर से और 10 रुपए की 5 की दर पे समान संख्या में अधिक संतरे खरीदता है, यानी 2 टाइप के संतरे खरीदता है। पहला 10 रुपए की 4 ठो लेता है, यानी 4 पीस 10 रुपए का लेता है, लगभग 2.5 रुपए का एक पड़ा। और 10 रुपए के 5 की दर से दूसरा भी उतने ही संख्या में सामान लेता है। फिर वह 20 रुपए के 9 की दर से पूरा लॉट बेच देता है। जब उसकी हानि या लाभ प्रतिशत बताइए। तो पहले सोचिए कि 10 रुपए का कई ठो लिया था, 5 पीस लिया था, ठीक है। और एक दूसरा टाइप का लिया है 4 रुपए का 5 पीस, 10 रुपए का 4 पीस लिया था, ठीक है। और 10 रुपए का यहाँ पे 5 पीस लिया। अब देखिए वस्तुओं की संख्या हमारी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ये 4 और 5 कहें कि संख्या में बराबर होनी चाहिए। तो इसको अगर हमको बराबर करना है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले में 5 से गुणा कर दीजिए तो 20 हो जाएगा, और नीचे वाले में 4 से गुणा करिए। अब यहाँ 4 से गुणा किए हैं तो यहाँ भी करना पड़ेगा, और यहाँ 5 का गुणा किए हैं तो यहाँ भी 5 का गुणा करना पड़ेगा। यानी 5 चौके 20 वस्तु ये हो गई और 20 वस्तु ये हो गई। कुल हमने 40 वस्तुएं खरीदी, 20 और 20 40 खरीदी, और 10 पंजे 50 रुपए की ये वस्तु खरीदी, और 10 चौके 40 रुपए की ये वस्तु खरीदी। यानी 50 और 40 90 रुपए में 40 वस्तुएं खरीदी। ये आपका सीपी रहा है, ये क्या रहा है आपका सीपी रहा है। लेकिन इसको बेचने की जो मुहिम चली वो क्या थी, 20 रुपए की 9 की दर से, यानी 20 रुपए की 9 वस्तुएं, 20 रुपए की 9 वस्तुएं। अब ध्यान से समझिए, ये आपका एसपी है, सेलिंग हो रहा है, बट यहाँ भी जितने वस्तु खरीदे हैं उतने को बेचना पड़ेगा ना। अब ध्यान समझिए, जितने वस्तु खरीदे थे उतना बेचना पड़ेगा। तो इसको भी हम बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 40 से नीचे वाले में गुणा कर देंगे और 9 से ऊपर वाले में गुणा कर देंगे। तो 9 चौके 3600, 360 होगा जी। वैसे 360 से हमसे मतलब नहीं है, वस्तुओं की संख्या बराबर कर लिए। तो यहाँ 9 का गुणा हुआ था तो यहाँ भी 9 का हो जाएगा, और यहाँ 40 का हुआ था तो यहाँ भी 40 का हो जाएगा। अब सोचिए 9 9 81, 9 9 81, यानी 810 रुपए की वस्तु खरीदा था उन्होंने, और 4 दूनी 1200 रुपए की बेच दिया। 4 दूनी 800, सॉरी 4 दूनी 800 रुपए का बेच दिया। तो कुल मिला के 10 रुपए का हानि लिया, 10 रुपए की हानि 810 पे लिया, तो 100 रुपए पे कितना लिया, यही तो परसेंटेज होता है। तो 0 से 0 कटा, 100/81, यानी 100 में 81 भाग देंगे, एक बार जाएगा, 19 शेष आएगा, और 81 से डिवाइड किए हैं तो एक सही 19/81, ऑप्शन नंबर सी। हाँ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चले, समझ में आ रहा है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 प्रकार के चावल के रेट 11 रुपये प्रति किग्रा और 21 रुपये प्रति किग्रा है। 17 रुपये प्रति किग्रा की दर का मिश्रण प्राप्त करने के लिए दोनों प्रकार के चावलों का अनुपात क्या होगा। अब देखिए, जब
एक प्रकार की वस्तु और दूसरे प्रकार की वस्तु को मिलाकर एक नए दर से बेचा जाता है तो उसमें एलिगेशन लगता है। एलिगेशन मतलब मिश्रण हो रहा है, तो मिश्रण का ही सवाल है। पहले टाइप का, पहले प्रकार का, पहला और दूसरा, दो टाइप की बात हो रही है। दो टाइप के चावल को उन्होंने क्या किया है, मिश्रित किया है। आइए मिश्रित करते हैं। तो एक 11 रुपये था और एक 21 रुपये था। दोनों को 17 रुपये के रेट से बेचे हैं, तो इनका अंतर देखिए यहाँ पे क्या होगा, 4, और इनका अंतर क्या होगा, 6। 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, यही 2:3 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर था। सिंपल फार्मूले पे काम करने वाला क्वेश्चन था। 6वें सवाल पे आते हैं। 12.5% की दर से एक राशि कितने समय में दुगनी हो जाएगी? 12.5% की दर से कितनी राशि दुगनी हो जाएगी? यानी अगर कोई वस्तु 1 रुपये है, यानी प्रिंसिपल 1 रुपये है, तो वह अमाउंट कितना हो जाएगा, 2 रुपये हो जाएगा। यानी 1 से 2 हो जाएगा। तो कितना बढ़ा भाई, कितना ब्याज के रूप में मिला, 1 रुपये पूरा ब्याज मिला। और हम लोग जानते हैं सिंपल फार्मूले से, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट को 1 ले रहे हैं, ले क्या रहे हैं ही, और मूलधन भी 1 ही था, रेट आपका 12.5% यानी 100/8 कह सकते हैं आप, रेट था। और समय कितना था, कितने समय में, यही तो पूछा गया है। अच्छा, बटे में 100 लिखने का ही तर्क यही था, कट जाए तो T बराबर कितना आ जाएगा, 8 वर्ष। कितना, 8 वर्ष। तो 8 वर्ष इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी में प्रदर्शित है। इसको एक और तरीके से हम कर सकते थे, सीधा परसेंटेज से ही। ठीक है, कैसे कर सकते थे, जरा देखें हम, देखें कैसे कर सकते हैं। जो रेट आपका दिया गया था वो 12.5% दिया गया था, यानी 12.5% ब्याज मिलता है, मतलब 1/8 है, फ्रिक्शन वैल्यू 1/8 है। यानी हर 8 रुपये पे 1 रुपये ब्याज मिलता है। ये अगर मूलधन है, प्रिंसिपल है, तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है, ऐसा ही है। ठीक है, 8 रुपये पे 1 रुपये का ब्याज मिलता है, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। अब इसको ब्याज को, और ये कितने वर्ष में होता है, 1 वर्ष में। 1 वर्ष में 1 रुपये ब्याज मिलता है, ध्यान दीजिएगा, 1 रुपये में 1 वर्ष ब्याज मिलता है। और इसको 8 रुपये ब्याज लाना होगा, क्योंकि 8 रुपये मूलधन था तो 8 रुपये ब्याज मिलना चाहिए। तो 8 रुपये ब्याज लाने के लिए कितना समय लगेगा, 1 वर्ष में 1 रुपये मिलता है ब्याज। 1 वर्ष में 1 रुपये या 1 यूनिट कहें तो 8 वर्ष में क्या हो जाएगा, 8 रुपये मिलेगा, सीधी सी बात। तो सीधा आंसर आपका 8 रुपये आ जाएगा, तार्किक रूप से इस फार्मूले से। ठीक है, ऐसे भी रेट से ही निकल के आ जाएगा। ओके है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं भाई। क्या हुआ, कुछ दिक्कत है क्या? नहीं सर, सब कुछ सही है। तो एक बार मैं चाहूँगा कि जो भी जुड़े हुए हैं भाई बंधु, वो एक बार कमेंट कीजिएगा। ज़रूर ज़रूर, मैं चाहूँगा कि आप कमेंट कीजिए, तभी चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी बहुत अच्छे से। भारतीय रेलवे ने एक निश्चित काम को 150 दिनों में पूरा करने के लिए 200 श्रमिकों को नियुक्त किया। अच्छा ठीक है, यानी 200 श्रमिक आए, 200 श्रमिक आए, और उनको कहा गया कि आप इस काम को करिए। ठीक है, कोई नहीं, 200 श्रमिकों को बुलाया उन्होंने और कहा कि 150 दिन में ये काम पूरा करके हमको दे दीजिए। यदि 50 दिनों में केवल 1/4 काम हुआ, काम की बात यही है, 50 दिनों में 1/4 काम हुआ है, यानी 1/4 काम हुआ है, तो पूरे काम को समय से पूरा करने के लिए नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त श्रमिकों की संख्या क्या है, यानी और श्रमिकों को कितना ऐड कर दिया जाए कि हमारा काम सही समय पे हो जाए। देखिए 150 दिनों में करना था, लेकिन 200 श्रमिक थे, तो 200 श्रमिक 150 दिन में करते, लेकिन किया कितना, 50 ही दिन किया। तो जो काम किया है वो कितना दिन था, MDH वाला फार्मूला लगा रहे हैं। ठीक है, 200 आदमी 50 दिन में जो काम किए, 50 दिन का काम इनका कितना हुआ, 1/4। अच्छा 1/4 कर दिए तो बचा कितना काम, 3/4। अब 3/4 करेगा कौन, 200 लोग तो थे, यक्ष लोगों को और बुला लिया गया।
ठीक है। और कितने दिन बचे हैं? 50 दिन बीत चुके हैं, तो 150 में से 50 दिन अगर निकाल देंगे तो 100 दिन बचेंगे। 100 दिन में करना। समय को पूरा करने के लिए कितने और चाहिए समय पे, यानी 150 दिन में उसको काम को कंप्लीट करना है। तो सीधा करिए, 50 दूना और 2 से काट दीजिए, 100 आ जाएगा। 4 से 4 निपटा दीजिए, यहाँ 300 आ जाएगा। तो 300 बराबर 200 प्लस एक्स, यानी एक्स का मान आ जाएगा 300 माइनस 200, यानी 100 आदमी और आ गए होते तो अपना काम हो गया होता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है इसका। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 पे आते हैं। 12 पुरुष 18 महिला एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। 9 पुरुष 18 महिला उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। यदि 2 पुरुष 3 महिला एक साथ उसी काम को करते हैं तो कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक है, कोई बात नहीं है। पहले पुरुष महिला का इफिशियंसी, क्षमता देख लीजिए बस। तो 12 पुरुष 18 महिला, यानी 12 पुरुष 12 मेल और 18 फीमेल कितने दिन काम करते हैं भाई? 10 दिन काम करते हैं। तो 10 दिन का काम आ जाएगा, ये पूरा काम आ गया, वर्क। ये डब्लू जो कार्य है यही है। आगे देखें, 9 पुरुष 18 महिला, 9 मेल और 18 फीमेल कितने दिन में भाई? 12 दिन में। तो 12 का गुणा कर दीजिए। अच्छा, सेम टू सेम यही वर्क अगर हम बात करें तो 2 पुरुष 3 महिला करना है, 2 मेल 3 फीमेल। ठीक है, इनको करना है कितने दिनों के लिए? टी दिनों के लिए, और यही टी हमको चाहिए। पूरी कहानी समझ में आई? अच्छा, यहाँ टी वगैरह नहीं है तो इन दोनों को ही समीकरण को, इन दोनों समीकरण को ले लेंगे तो काम हो जाएगा हमारा। चलिए अब काटा पीटी मचाइए, काटा पीटी मचाइए। अगर हम यहाँ से काटते हैं किसको? 12 को, तो क्या 6 मिल जाएगा? 6 दूनी 12, 6 तिरिक 18, और अगर यहाँ 6 से भाग दे रहे हैं तो कितना होगा? 6 दूनी 12, यहाँ डायरेक्ट कट गया। और भी काट सकते हैं क्या? हाँ, 2 से काट दीजिए, 2 से काट दीजिए, 5 बार में 5 आ गया। अब अगर हम कहाँ मल्टीप्लाई करें तो 5 दूनी 10 एम और 9 एम घटाएंगे, 10 एम में से 9 एम घटाएंगे, यानी 10 पुरुष में से 9 पुरुष घटा देंगे तो 1 पुरुष बचेगा। अच्छा, 5 तिहाई 15 फीमेल हैं और 18 ये हैं, 18 ही है ना दूसरे में? हाँ, 9 पुरुष 18 महिलाएं। तो कुछ गलत काट दिए क्या भाई? 6 से 6 दूनी 12, 6 तिरिक 18, 6 दूनी 12, 2 पंजे 10। अच्छा, 5 तियाँ 15 हैं और 15 18 में से घटेंगे तो कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे, यानी 1 पुरुष बराबर 3 महिला के बराबर है। यानी अगर हम डिवाइड कर दें तो यम बाई एफ कितना आ जाएगा भाई? 3/1। अब यम की जगह पे 3 रख दीजिए और एफ की जगह पे 1 रख दीजिए, आपका काम हो जाएगा। यहाँ रखते हैं, यहाँ रखते हैं, तो 9 एम की जगह पे 3, 18 एफ की जगह पे 1, और यहाँ 12 का गुणा करिएगा क्योंकि ये कटा है, ऐसा ना मत समझिएगा, ये कट गया है इससे 12, और यहाँ पे 2 गुना 3, इफिशियंसी रख रहे हैं, क्षमता 1 इंटू टी। चलिए 9 तिरिक 27 और 18, 27 18 कितना हो जाएगा? 9 चौक 36, 9 पचे 45, 45 आ जाएगा, यानी 12 गुना 45 बराबर 3 दूनी 6 3 9, तो 9 पंजे 45, 5 बार में, और टी बराबर 12 पंचे 60 आ जाएगा। 60 दिन लगेंगे उनको। तो सही जवाब आपका 60 दिन होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बेटा। ठीक है। कुलदीप यादव 100 कह रहे हैं। साक्षी आर्या गुड मॉर्निंग। बिना इन्फॉर्मेशन की ये क्लास हम लगा दिए, उसका रीज़न था कि मेरी तबीयत थोड़ी गड़बड़ चल रही है आज 1 हफ्ते से। आज मैं कुछ बेहतर फील कर पा रहा हूँ। हाँ, सॉल्यूशन न देने का एक और रीज़न रहा है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट अभी
हम ये जानेंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना चाहिए था, क्या अप्रोच रखना चाहिए था एग्ज़ाम में। और हाँ, मुझे उसी दिन शाम को करा देना चाहिए, शाम को 8 बजे, लेकिन मैं अच्छा फील न करने के नाते मैं क्लास आपकी नहीं ले पाया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मेरा टारगेट ये नहीं है कि आपको सोल्यूशन देकर मैं अपनी वीरता दिखा दूं कि मैं बहुत तेज पढ़ाता हूं, मैं बहुत तेज करता हूं। मेरी वीरता से आपसे कोई मतलब नहीं है, आपको अपनी वीरता से मतलब है। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि सोल्यूशन कैसा होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपका आंसर वो हो, ठीक है, आंसर अलग अलग टीचर्स का अलग अलग आ रहा होगा, ठीक है, आप देखिएगा। बाकी हम क्लास पे आते हैं। दो ट्रेन समान दिशा में 59 किलोमीटर और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रही हैं, और तेज ट्रेन धीमी ट्रेन से में एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है। भाई मेरे, आप ये बात समझिएगा, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। बातों में भी बात होती है। जैसे पहले ये कोई ट्रेन है मान लीजिए, और एक दूसरी ट्रेन है ऐसे, इसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, इसका कलर भी चेंज कर दे रहे हैं भाई, ठीक है। अगर ये दो ट्रेनें हैं जिसमें जिसमें अगर हम बात करें, 1 मिनट, हाँ, अगर हम बात करें दो ट्रेनें हैं, एक ट्रेन की स्पीड कितनी है भाई, 59, मान लीजिए इसकी स्पीड कितनी है, 59 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, एक ही दिशा में जा रही हैं, मैं समझा रहा हूँ कैसे करना था, और इसको चित्र वगैरह बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। अब दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, तो इनकी सापेक्ष चाल क्या होगी, अगर हम बात करें जब एक ही दिशा में जाती हैं तो इनकी सापेक्ष चाल घट जाती है। तो 59 में से अगर हम 32 को घटा देंगे कितना बचेगा, 18 पे तो ये 50 हो जाएगा, 27 किलोमीटर प्रति घंटा। 27 को भी अगर 5/18 से गुणा कर देते हैं तो आपका काम मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। 9 तिरिक 27 और 9 दूनी 18, 5 15/2, यानी 15/2 मीटर पर सेकंड उसकी सापेक्ष चाल हो जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव स्पीड, ठीक है। अब ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति को पार कर रहा है, तो व्यक्ति को पार कर रहा है तो वो क्या करेगा, अपनी लंबाई के बराबर ही, तेज ट्रेन चलने वाली लंबाई ज्ञात कीजिए, तो अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी चलेगा। यानी दूरी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है, 15/2, और टाइम कितना लग रहा है, 16, 2 8 16, 15 छक्का 90, 7 5 8 20, यानी 120 मीटर उसकी लंबाई होगी तेज चलने वाली ट्रेन की, जो कि ऑप्शन नंबर डी में नीचे सबसे दिख रहा है 120। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 10वें क्वेश्चन पे आते हैं। 67 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकेंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है। कुछ उसी तरीके का सवाल है। मान लीजिए 67 मीटर लंबी ट्रेन थी, और दूसरी क्या है, दूसरी सुरंग है, कितनी मीटर, 33 मीटर, ठीक है। ये 67 मीटर की लंबी है ट्रेन है, और ये 33 मीटर लंबी ट्रेन है, लंबी सुरंग है। अगर दोनों एक दूसरे को पार करती हैं कितने सेकंड में, 10 सेकंड में, कितने, 10 सेकंड में। तो अगर हम चाल की बात करें, पहले तो दूरी देख लें, दूरी कितना चलना पड़ेगा, दोनों की लंबाई के योगफल के बराबर, क्योंकि अगर हम कहें कि एक सुरंग है और एक ट्रेन है, मान लीजिए ये आपकी सुरंग हो गई और ये आपकी ट्रेन हो गई, ठीक है। तो इसको पार करने में कितना दूरी चलना पड़ेगा, तो पहले तो अपनी दूरी चलेगा ये पूरा, और साथ ही साथ इसकी दूरी चलेगा, यानी दोनों की दूरियों के योगफल के बराबर। गार्ड जब तक यहाँ पे झंडी नहीं देगा कि हाँ सुरंग से हम बाहर आ गए हैं, तब तक ड्राइवर तेज नहीं चलेगा। यानी पार करने के लिए दोनों की लंबाइयों के योगफल के बराबर दूरी चलनी पड़ेगी। ओके, ये बात क्लियर है। हाँ, साक्षी आर्या सही कह रहे हैं। तो 100 मीटर, 100 मीटर की बात, ये दूरी चलेगा, 100 मीटर 10 सेकंड में चल रहा है, कितना, 100 मीटर की दूरी 10 सेकंड में चल रहा है, यानी इसकी चाल क्या है, 10 मीटर पर सेकंड। अच्छा, चाल तो हमेशा बराबर होगी। ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को
अब ध्यान दीजिएगा, ये 65 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है और ये केवल और केवल आपको भ्रमित करने के लिए दिया गया है। जब उस पर खड़े व्यक्ति को पार कर रहा है, ठीक है, यहां देखिए, जैसे कोई व्यक्ति खड़ा है और उसको पार कर रहा है ये ट्रेन, तो ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर ही ना दूरी चलेगी, तो जो उसकी लंबाई है बस उतनी ही चलेगी। यानी लंबाई उसकी कितनी है, 67 मीटर। 65 मत लीजिएगा, गलती हो जाएगी, और ऑप्शन भी दिया गया है जानबूझ के। तो कितना ले लेंगे, 67 मीटर। तो 67 मीटर दूरी चलने में उसको कितना समय लगेगा, यही तो पूछा गया है, 30 समय लगेगा। और यहाँ से 10 मिला था, दोनों की चाल बराबर होगी, तो अगर हम 10 से भाग दे देंगे तो t बराबर 6.7 आ जाएगा। ज़्यादातर बच्चे ये गलती करके आए हैं, 6.7 आएगा आंसर, और ज़्यादातर बच्चे 4.5 5.5 लगा के आए हैं। ठीक है, तो गलती ना करिएगा, यहाँ 67 मीटर की दूरी चलना पड़ेगा, 67 मीटर की दूरी यानी अपनी लंबाई के बराबर। 11वें क्वेश्चन पे आते हैं। निखिल और रितु की आय 2:1 के अनुपात में है। वे 5:3 के अनुपात में व्यय करते हैं, 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। यदि निखिल और रितु दोनों की आय मिलाकर कुल मासिक बचत 10,000 है, तो प्रत्येक की मासिक आय क्या है। चलिए इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं आय व्यय वाले मेथड से। कैसे, आय क्या है, अगर हम आय की बात करें फिर व्यय की बात कर लेते हैं। किसकी किसकी, एक है निखिल और एक है रितु, दोनों की बात। अगर निखिल और रितु की आय की बात करें तो 2:1 में है, 2:1 का है, और व्यय कितने का है, 5:3, 5:3, 5:3 का है। और उनका बचत, तो बचत तो हम नीचे लिखते हैं भाई, बचत इनका क्या है। अब देखिए बचत जो है वो 4:1 के अनुपात में है, तो 10,000 रुपए में अगर हम बात करें तो 4 और 1 5, 5 की वैल्यू 10,000 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2,000, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8,000, तो 8,000 पहले वाले की बचत है, तो पक्का है 4,000 दूसरे वाले की बचत होगी। और इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा देंगे, अच्छे से काम हो जाएगा। कैसे सर, यहाँ देखिए 3 दूनी 6, 5 एक कम 5, और दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 1 होगा, बराबर 1। तो जो 1 यूनिट है, 1 भाग है, वो किसके बराबर होगा, इधर देखिए 5 चौके 20, 20,000 माइनस 8 तिरिक 24,000, माइनस का मतलब अंतर या 24,000, ठीक है, 4,000 आएगा। यानी 1 भाग कितने के बराबर आ गया, 1 किसके बराबर है, 1 यूनिट, 1 यूनिट किसके बराबर है बेटा, 4,000 के बराबर है। अगर 1 यूनिट 4,000 के बराबर है तो हमसे पूछा क्या गया है, प्रत्येक की मासिक आय क्या है, तो आय तो 1 का 2 था और 1 था, यानी 1 का तो 4,000 आ गया और दूसरे का 8,000, 2 यूनिट कितना हो जाएगा, 8,000, यानी 8,000 और 4,000 जिसका आया होगा वही है, 8,000 और 4,000, ऑप्शन नंबर बी में आया है। ठीक है, आय पूछा गया है ना, प्रत्येक की मासिक आय, तो आय होगा 8,000 और 4,000। हाँ, अगर व्यय होता तब 4 पंचे 20,000 और 4 तिहाई 12,000। ठीक है, ये गलती हम नहीं करेंगे, 8,000 4,000 आया हुआ है, सबको समझ में आ रहा है। कुलदीप कह रहे हैं 28,000 और 14,000, 28,000 और 14,000, क्या कुछ गलत है क्या, 1 यूनिट 4,000 के बराबर है, तो आय तो 2:1 के अनुपात में ही था ना, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 दूनी 8 ही तो होगा, 8,000 और 4,000, 28,000 14,000 क्या बता रहे हैं, पाँच चौके 20 अतिरिक्त 24, 4,000 ही तो डिफरेंस आ रहा है, 3 दूनी 6 5 एक कम 5, 1 यूनिट, सही तो है भाई, सही तो है। कुलदीप बताएं भाई, आपको 28,000 और 14,000 कैसे दिख रहा है, 7 और 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 2,000 मिल रहा है क्या आपको,
अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ 10,000 था ना, गलती यहाँ कर गए भाई, हम ही गलती की है, सॉरी। यहाँ 2,000 ही बचेगा ना, क्यों? क्योंकि 8,000 और 2,000 मिला के 10,000 हुआ ना, बचत तो 10,000 की थी ना, तो यहाँ भी गलत हो गया होगा। चलिए कोई नहीं, सॉल्व करते हैं। होता है होता है। हाँ, 3 दूनी 6, 5 एक कम 5 इधर का सही है, और 5 दूनी 10, 8 तिरिक 24, तो 1 यूनिट कितने के बराबर आ गया? 14,000। क्यों? 5 दूनी 10,000 और 8 तिरिक 24,000, 24,000 माइनस 10,000 कितना होगा? 14,000। तो 1 यूनिट 14,000 के बराबर आ गया, तो 2 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा? 2 यूनिट की बात अगर हम करें तो 2 का गुणा हो जाएगा, 28,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 28,000 और 14,000। वेरी गुड, कोई नहीं, बहुत बढ़िया। 12 नंबर पे आते हैं भाई। एक परीक्षा में एक छात्र जो अधिकतम अंक का 20% प्राप्त करता है और 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, एक अन्य छात्र जो अधिकतम अंकों का 30% स्कोर करता है, वह उत्तीर्ण अंकों से 20% अधिक प्राप्त करता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक, देखिए परीक्षा में फेल पास वाले जो सवाल थे उसको हम आपको किस मेथड से बताए थे भाई? लाइन मेथड लगाइएगा हमेशा, लाइन पे दौड़ा दीजिए इनको, इनको लाइन पे दौड़ा दीजिए। कैसे? जहाँ पासिंग है यहाँ पासिंग पे पकड़िए और यहीं से दौड़ाइए। ये 20% नंबर पाया है, कितना? 20% पाया है, लेकिन ये फेल हो गया है, कितने अंकों से? 5 अंकों से, तो 5 पीछे गया है। आगे बढ़े, एक पास हुआ होगा, 30% पाया है ये, और कितना ज़्यादा पा गया है नंबर? 20 अंक ज़्यादा मिला है, यानी पासिंग से 20 ज़्यादा मिला है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है? देखिए ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत मान पूछा गया है, न कि यहाँ पे अंक पूछा गया है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इनके बीच का अंतर कितना है? 20 और 30 के बीच का 10% का डिफरेंस है। और यहाँ से अंकों का अगर देखें तो 5 ये दूरी है, 20 ये है, 25 है, यानी 10% किसके बराबर है? 25 अंक के बराबर है। तो अगर हम कहें कि 5 ही अंक हमको मिल जाए तो काम हो जाएगा, हम परसेंटेज बढ़ा लेंगे। तो 5 अंक लाने के लिए यहाँ क्या करेंगे? 5 से भाग दे दीजिए, 5 से भाग दे देंगे तो ये 5 अंक आ जाएगा। अच्छा, एक तरफ भाग दे रहे हैं तो दूसरी तरफ भी 5 से भाग देंगे तो ये 2% आ जाएगा। मतलब 5 अंक बराबर 2%, और 2% अगर हम यहाँ से आगे चले गए तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, जल्दी से बताइए। यहाँ से आपको क्या मिलेगा? 22%। 20 और 2, 22%, और 22% आपका ऑप्शन नंबर ए में प्रदर्शित है। समझ में आया सबको? समझने के लिए ही भले लेट से आए हैं, लेकिन हम समझाना चाहते हैं, चीज़ों को कैसे सॉल्व करना है, बस इसको समझना है। हाँ, मेरा 30 को पेपर है। अच्छा, पेपर आपका 30 को है, तब तो आपके लिए सबसे काम की चीज़ है 22%। तो पेपर कैसा पूछा जा रहा है, इस बात को हमको समझना होगा। एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 1600 है। 3 वर्ष के बाद समान वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? देखिए, एक बार में आपको साधारण ब्याज दिया गया है और फिर आपसे क्या पूछा जा रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जा रहा है। तो जरा सोचिए, 5 वर्ष और 2 वर्ष और 5%, 2 वर्ष 5%, बोले तो 10%, यानी 10% आपको ब्याज मिला है। तो 1600 रुपये अगर ब्याज मिला है, सिंपल इंटरेस्ट आपका क्या है? 1600 रुपये है। तो मैं आपसे अगर पूछूं कि प्रिंसिपल क्या होगा तब, तो आप कहेंगे इसका 10 गुना, क्योंकि 10% है, तो ये 16,000 रुपये हो जाएगा। बात क्लियर है? 16,000 रुपये हो जाएगा, यानी मूलधन उसका कितना था? 16,000 रुपये। अब 3 वर्ष के बाद समान वार्षिक 5% पे 3 वर्ष, तो 5 वर्ष पे चक्रवृद्धि ब्याज में अगर हम बात करें तो 5% बराबर 1/20 होता है। हाँ, 1/20, यानी 20 वाली चीज 21 में बिकेगी, या 20 के मूलधन पर हमको 21 रुपये मिश्रधन प्राप्त होगा। ये अगर प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। अब 3 साल के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो सर पे 3 लग जाएंगे, तो 20 का क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8,000, और ये हो जाएगा 9,261। तो ब्याज के रूप में कितना मिला? 1200,
61 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला? 1261 का। अब यही 1261 की वैल्यू हमको जाननी है। 8000 किसकी वैल्यू है? 16000 की। देखिए 16000 प्रिंसिपल था, यहाँ 8000, तो यहाँ कितने का गुना हुआ है? यहाँ कितने का गुना हुआ है बेटा? 2 का गुना हुआ है तो 16000 हुआ है। ठीक है, इसका मतलब इसमें भी 2 का गुणा कर दीजिए, काम हो जाएगा। ठीक है, ब्याज में भी तो 2 एक कम 2, 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एक कम 2, 2522 रुपये। 2522 रुपये आपको ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा है और यही ऑप्शन सही भी है। इसका ऑप्शन नंबर डी ही सही है बेटा। आशा करता हूँ सबको समझ में आ रहा होगा। मैथ की क्लास है और हम बात कर रहे हैं 23 अगस्त को जो पेपर आया हुआ था उसी का सल्यूशन की हम बात कर रहे हैं आज। जी हाँ, 2522 रुपये कुलदीप। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं भाई। 12/2/2022 से 11/2/2023 तक 15% प्रतिवर्ष की दर से 73,000 रुपये का साधारण ब्याज क्या होगा? सिंपल सा है, यहाँ डेट दिया है यानी 1 वर्ष है। ये कितना है भाई? 1 वर्ष है। 1 वर्ष की बात हो रही है और 1 वर्ष में किस रेट से दिया गया है? 15% से। इसका मतलब है 73,000 रुपये का केवल 15% निकाल लीजिए, काम खत्म है। वही तो ब्याज है इसका। परसेंट हटा, 100 हटा, 0 हटा, तो 0 तो आएगा। 15 तियाँ 45, 5 छक्का 90, 7 5, 105 और 4 109, 10,950 ऑप्शन नंबर डी में प्रदर्शित है। 10,950 सिंपल था भाई, 80% होता है। 15 नंबर सवाल को देखें। 475 रुपये अंकित मूल्य पर होना चाहिए। अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने पर जूते की जोड़ी कितने? अच्छा, यहाँ जोड़ी से मतलब ये मत समझिए जूता हमेशा जोड़ा में ही बिकता है। हाँ, जोड़ी शब्द देखते ही समझेंगे 2 का गुणा कर दें, नहीं। जोड़ी में हमेशा जूता जो जोड़ा में बिकता है। क्या एक पैर का जूता आप खरीदने जाते हैं क्या? एक कंपनी की बात मैं बता रहा हूँ, बहुत पहले की कहानी है। एक कंपनी जो बनाती थी, नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, लेकिन वो कंपनी जूते जब बनाती थी तो एक ट्रेन से एक पूरा पूरा एक जूता जाता था एक पैर का, और दूसरे पैर से दूसरे ट्रेन से जाता था। यानी लूट अगर आप करते भी हैं तो आपको जूते ही नहीं मिलेंगे, आपका पेयर ही नहीं बनेगा, और कंपनी में जाके सब सेट हो जाता था इस तरीके से। तो जोड़ी हमेशा पेयर में होती है भाई, अकेला नहीं होता। 475 रुपये पे 15% का डिस्काउंट दिया तो कितने का छूट दिया? तो इसी का 15% निकाल लीजिए, और क्या। 15/100 तो 25 से काट दीजिए। 25 चौका 100, 25 1 का 25, 22 बचा 9 बार में, और अब तो कटेगा नहीं। गलत काट दिए क्या? अर्जी में काटना नहीं चाहिए था, डेसिमल लगा देते। चलिए, 19 का 20 बार में या 15 का 20 बार में गुणा कर दिए। 15 दूना 30 और फिर 15 घटा दीजिए तो 285 आ जाएगा। 19 का 15 में गुणा करेंगे तो 285/4, 4 7 28, 4 1 कम 4, 2 5, 71.25। कुल मिला के आपसे वो कैलकुलेशन कराना चाहते थे, इसीलिए, नहीं तो 15% निकालने की बात करें तो आसानी से निकल सकता था। 16वें क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन हुए हैं पूरा सोल्यूशन हम आज प्रोवाइड करेंगे आपको। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, लेकिन छूट वाले मूल्य पर 8% बिक्री कर लगाता है। यदि ग्राहक बिक्री कर सहित मूल्य के रूप में 34,020 रुपये का भुगतान करता है तो अंकित मूल्य क्या है? हाँ, छूट देता है फिर भी। हाँ, अंकित मूल्य को अगर हम 100 रुपये मान लें थोड़ी देर के लिए, MP अगर हम मान लेते हैं कि 100 रुपये है, तो डिस्काउंट देने पे SP क्या हो जाएगा? पहली बार में अगर सेलिंग प्राइस दे दे तो 10% का छूट दिए तो ये 90 रुपये का हुआ। ठीक है, 10% का डिस्काउंट मिला है। लेकिन इन्होंने कहा क्या कि 8% का उसके बाद हम टैक्स लगा देंगे, चल टैक्स। ठीक है, बिक्री कर
तो 8% इसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो 90 का 8% कितना होगा, 90 का 8% बटा 100 कर लीजिए, एक जीरो हटा दीजिए, 9 अट्ठे 72, 7.2 आया, 7.2 और बढ़ गया, कितना भाई, 7.2 और बढ़ गया। तो थोड़ा सा स्पेस दे के लिखना चाहिए था इसको हमको, जिससे उसको भी लिख लें हम। MP पहली बार में 90 रुपये का, लेकिन विद टैक्स अगर दे रहा है तो फाइनल SP क्या हो जाएगा आपका, 97.2 रुपये। ठीक है, 7.2 उसका 8% आया, और MP क्या था, 100 था। अब आपके सामने जो प्रदर्शित है वो क्या है, यही 97.2 की वैल्यू आपके सामने दिया गया है। तो 34,020 97.2 की वैल्यू दी गई है, और आपसे 100 की वैल्यू पूछी जा रही है। अगर हम इसका डेसिमल यहाँ से हटा दें तो एक जीरो यहाँ बढ़ाना पड़ेगा, और अब देखिए 3 जीरो लगा हुआ है, तो 3 जीरो हटा दीजिए यहाँ से, सब में 3 जीरो लगा है ऑप्शन में, गुणा करने की जरूरत नहीं है। 2 के पहाड़ा में जीरो कब आता है, 5 बार में, 2 पंजे 10, तो 5 बार कहाँ दिख रहा है कहीं पे, केवल इस ऑप्शन में दिख रहा है। बस हटा सावन की घटा, यानी 35 बार में ये कटेगा, ये पूरा 35 बार में कटेगा, तभी तो 35,000 आ जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है। तो 16 नंबर सवाल समझ में आया आपको, बढ़िया। 17 पे आते हैं। यदि यक्स प्लस यक्स और 1/x, जहाँ यक्स जीरो नहीं हो सकता, का औसत यम है, और यक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का औसत क्या होगा। तो सिंपल समझिए, औसत बराबर क्या होता है, योग बराबर कहें, योग बराबर क्या होता है, औसत गुणित संख्या, औसत गुना, अगर हम कहें कि योग यानी x प्लस 1/x कहें, तो ये क्या आ जाएगा, औसत उनका यम है और संख्या 2 ठो है, यानी 2m हो जाएगा। अब इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, और ये 4m स्क्वायर हो जाएगा। 2 को उस तरफ अगर ले जाते हैं हम थोड़ी देर के लिए, तो 2 को उस तरफ ले जाते ही क्या बन जाएगा, ये -2। अब ये योग आ गया, और इसी का औसत चाहिए हमको, एक्स स्क्वायर और 1/x स्क्वायर का। तो औसत इसके लिए क्या करेंगे, योग बटे संख्या, यानी 4m स्क्वायर -2 में 2 से भाग दे दें, क्योंकि 2 संख्याएं हैं तो इनका औसत आ जाएगा। 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, यहाँ 1 आ जाएगा, यानी 2m स्क्वायर, कॉमन लेके काटिएगा, पहला वाला ऑप्शन सही निकल के आएगा। ठीक है, कोई नहीं, पहला वाला ऑप्शन सही है, तो हम एक और तरीका अप्लाई करते हैं इस पर, एक तरीका और अप्लाई करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा चेंज करेंगे और उसको जल्दी से करने का प्रयास करेंगे। ओके, अगर हम m का यूज़ ऑप्शन में हुआ है और वहाँ हुआ है, सेम है, तो m का वैल्यू हम अगर कुछ मान ले थोड़ी देर के लिए, m की वैल्यू अगर हम माने 1 मान लेते हैं, सबसे सस्ता, तो हम कह देंगे x प्लस 1/x, यानी दोनों का योग कितना आ जाएगा, 2 गुना m, यानी 2 गुना 1। और किसी x प्लस 1/x का मान अगर 2 आ रहा है, तो आप तुरंत समझ जाते हैं कि x बराबर कितना आ जाएगा, 1 आएगा, क्योंकि 1 और 1 2 होता है। और इनका हमें औसत चाहिए, यानी 1 का स्क्वायर, औसत क्या होता है, योग बटे संख्या, 1 और 1 2 बटे संख्या, 2 में 2 से भाग देंगे, 1 आएगा, यानी जिसका 1 आना चाहिए वही आंसर होगा, यम की वैल्यू 1 रखने पे आएगा। दूसरे को चेक करिए, यहाँ तो माइनस में आएगा, नहीं होगा, यहाँ भी माइनस में आएगा, नहीं होगा, 1 रखेंगे तो 2 1 कम 2 और 1 3 आएगा, ये भी नहीं होगा, तो यही हो जाएगा। देख भी लीजिए, 2m स्क्वायर -1, तो 2m की जगह 1 रखेंगे, 2 - 1 यानी 1 आएगा। ठीक है, तो ये भी अप्रोच आपका सही है, और इस अप्रोच से भी अगर आप करते हैं तो अच्छा रहेगा। हाँ, कुलदीप यादव लगातार जवाब दे रहे हैं,
मैं कमेंट इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ कि सब आपका सही आ रहा है, इसलिए कमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है और केवल आप ही कमेंट कर रहे हैं। 18 नंबर, यदि क्रमागत सम संख्याओं का औसत 32 है, यहाँ पे 9 कॉन्जिक्यूटिव, यदि यहाँ पे 9 होना चाहिए, 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 132 है। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा कि आपको इसका पीडीएफ जो है, पीडीएफ आपको जो सॉल्यूशन दे रहे हैं, सॉल्यूशन का पीडीएफ, क्योंकि आप देखिए केवल और केवल सॉल्यूशन यहाँ देख लेंगे, लेकिन इसका पीडीएफ अगर आप देख लेंगे तो आपको आसानी होगी सॉल्व करने में। सॉल्यूशन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे रहे हैं। अच्छा, ध्यान दीजिएगा कि टेलीग्राम पे बैन लग रहा है, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है, पता नहीं कितनी सच्चाई है, बट अगर टेलीग्राम पे अभी जब बात कर रहे हैं तो आप विपुल मैथ्स चैनल का जो नाम है उसी नाम पे है, ऑफिशियल डाल दीजिएगा, बस ऑफिशियल है, ठीक है। विपुल मैथ्स ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, उस पर जाके आप देख लेंगे तो उसी पे हम डाल देते हैं, इसका पीडीएफ पूरा सॉल्यूशन डाल देंगे। बट अगर आपको दिक्कत हो रही है तो इस पर भी हम एक लिंक डालेंगे, टेलीग्राम के लिए लिंक डाल देंगे गूगल ड्राइव का, ठीक है। गूगल ड्राइव पे ही हम सारी चीज़ें अपलोड कर देंगे और व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइएगा। ये नंबर नोट कर लीजिएगा, मोबाइल नंबर, इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा अपना नाम लिख के, तो हम आपको लिंक भेज देंगे व्हाट्सएप चैनल का ग्रुप का, ठीक है। तो ये फ़ायदा क्या है इससे सर जी, हम लोग आपस में जुड़ेंगे कैसे? मान लीजिए खुदा न खास्ता कहीं कुछ ऐप के साथ इधर उधर हो रहा है, सब कुछ इधर उधर हो रहा है, तो ये नुकसान ना हो, इसलिए हम ऐसा चाहते हैं कि आपको सॉल्यूशन का पीडीएफ वगैरह सब कुछ अच्छी जगह अच्छे तरीके से मिल जाए। आइए सवाल पे आते हैं, सवाल के तरीके को समझते हैं। 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 132 है। अच्छा, जब क्रमागत सम संख्या की बात होती है तो 9 ठो बना लीजिए, बनाने की भी जरूरत नहीं, लेकिन मैं समझाना है इसलिए। 3 2 5 और 7 1 8, यहाँ 9 बना लीजिए, ठीक है। अब देखिए जो औसत होता है वो बीच का होता है, तो पांचवी संख्या 1 2 3 4 5, 132 यहाँ पर होगा, और चूंकि सभी सम संख्याएं हैं तो 132 है तो 134, 136, 138 और 140, और इधर पीछे जाएंगे तो 130, 128, 126 और 124। सबसे छोटी और सबसे बड़ी के बीच का अंतर देखना है, तो अंतर होगा कितना? अंतर होगा कितना? 140 माइनस 124, कितना बचेगा भाई? 16। कितना आएगा? 16। तो ऑप्शन नंबर ए तो सही हो गया, लेकिन क्या हमको ये पूरा प्रोसेस करने की जरूरत थी इस सवाल में? जी नहीं, इस क्वेश्चन में इतना प्रोसेस करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आइए उस ज़रूरत को ख़त्म करते हैं, आइए उस ज़रूरत को ख़त्म करते हैं। देखिए 9 क्रमागत संख्या थी, ठीक है, तो इससे एक कम कर दीजिए, 8 गैप आ जाएगा। गैप समझ रहे हैं कहाँ है? 8 गैप क्यों से आया? 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लीजिए इधर 9। गैप देख रहे हैं? गैप क्या है? यहाँ सम संख्या है कि 2 का गैप होगा, 2 प्लस 2 प्लस, ऐसे गैप होगा। तो कितने गैप हैं? 1 गैप, 2 3 4 5 6 7 8। ये सवाल हम लोग रीजनिंग में पढ़े थे कि रीजनिंग में अगर 8 खंभे खड़े हैं, n खंभे खड़े हैं, तो n माइनस 1 उनके बीच में गैप होगा। अगर 8 खंभे खड़े हैं तो 7 गैप होगा। तो रीजनिंग का नहीं, ये सवाल सही पूछे तो मैथ का ही है, सिंपल मैथ का है, एकदम सिंपल, अच्छे से कर सकता है बच्चा। तो 9 अगर संख्याएं थी तो 8 गैप होगा, और हर एक गैप कितने के बराबर है? 2 के गैप के बराबर है, तो इसका आंसर हो जाएगा 16। बस इतना ही करना था भाई, अंतर पूछ लिया, योग पूछता, इनके बीच अंतर का योग पूछता। हाँ, 9 माइनस 1 8 दूनी 16, कुलदीप बहुत बढ़िया। चलिए, तो स्मार्ट तरीका ये है। 18 के बाद 19 पे आते हैं भाई। चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह सकते हैं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हर शिफ्ट में आया है। अभी तो हम पहला ही शिफ्ट सॉल्व करा रहे हैं, लेकिन हमने देखा है पेपर को,
तो हर शिफ्ट में इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, तो इसको इंपॉर्टेंट में डाल के रखिए। तो ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करके जाइए। आइए, चावल के प्रति किग्रा मूल्य में 25% की वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति 1200 रुपए में 6 किग्रा कम चावल खरीद पाता है। चावल का प्रति किग्रा आरंभिक मूल्य क्या है? अब देखिए, जो मूल्य होता है और खपत होती है, मूल्य गुना खपत करें तो आता क्या है? खर्च। खर्च, मूल्य गुना खपत खर्च कहें। अगर वो खर्च को क्या कर रहा है? खर्च को मेंटेन कर रहा है, तो जो मूल्य और खपत का रेशियो होगा वो जस्ट उल्टा होगा। ठीक है, इस बात को ही हमको समझना है बस। जैसे मान लीजिए, मूल्य पहले क्या था? 25% की वृद्धि हुई, तो 25% को बेटा क्या लिख सकते हैं? 25% मतलब 1/4, यानी 4 रुपए थी, 1 रुपए की वृद्धि हुई। तो पहले मूल्य 4 रुपए अगर थी, तो अब वृद्धि होके 5 हो गई, 4 से 1 5 हो गई। तो पक्का है खपत अब कम करना पड़ेगा, तो जस्ट इसी का उल्टा लिख दीजिए। 5 की खपत कर रहा था तो अब 4 की खपत करेगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहां से खपत को देखना है कि 1 यूनिट यहाँ का गैप है, 1 यूनिट का गैप है, 1 यूनिट का गैप है। और ये 1 यूनिट कितने के बराबर है? 6 किग्रा कम खरीद पाता है। पहले ज्यादा खरीद पा रहा था 5 किग्रा, तो अब जो हमारा 1 यूनिट का गैप है वो कितने के बराबर है? 6 किग्रा के बराबर है। तो ध्यान से समझिएगा, अगर 6 किग्रा का था तो अब खपत क्या थी? पहले ये था और अब ये है। अब की कहानी है, तो पहले कितना खरीदता था? 6, एक में 1 यूनिट का है तो 5 यूनिट का कितना हो जाएगा? 30 किग्रा। पहले 30 किग्रा खरीद पाता था कितने में? 1200 रुपए में। तो रेट बताइए जल्दी से, रेट बताइए। तो जो इसका रेट आएगा वो आएगा 1200 रुपए को में 30 किग्रा ले रहा है, तो 40 रुपए का रेट आ जाएगा। करते हैं बार 40 रुपए प्रति किग्रा। अच्छा, 40 रुपए प्रति किग्रा पहले था, अगर कहें कि अब क्या है, तो इसका 25% कम कर दीजिए, यानी अब 30 हो जाएगा। पक्का है 30 आएगा। तो ऑप्शन में 30 भी दिया गया है, लेकिन वो बाद का है, अब का है। और पूछा क्या है? प्रारंभिक मूल्य क्या था? तो प्रारंभिक पे 40 लगाइएगा। गलती से बच्चे 30 भी लगा के आए हैं, गलती से 30 लगा के आए हैं। जी हाँ, कुलदीप 40 बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। यदि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 18 है तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बढ़िया तरीका है, 3 क्रमागत सम संख्या है तो एक यक्ष मानिए, बेसिक से अगर करेंगे तो। वैसे बेसिक से हमको करना नहीं है, अभी ट्रिक बताएंगे। पहली संख्या यक्स, दूसरी संख्या यक्स प्लस 2, 2 जोड़ते चले जाइए, यक्स प्लस 4 बराबर 78। ठीक है, 3 संख्याएं हैं, जिसमें ये बीच वाली संख्या है जो कि दूसरी बड़ी संख्या है। तो 3x प्लस 6 बराबर 78। तो 3x बराबर 6 घटा दीजिए, 72। 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 24। यक्स का मान 24 आ गया। दूसरी सबसे बड़ी संख्या 24 पे नहीं टिक करना है जी, यक्स प्लस 2, यानी यक्स प्लस 2 यानी 24 प्लस 2 26 पे टिक करना है। 24 भी दिया है, जिससे गलती करके आओ 70 में सोचोगे 70 में 63 सही है, 7 गलत है। और जब पेपर से मिलाने जाओगे तो ऐसे ऐसी गलतियां करोगे, 24 पे लगा के आओगे और 26 से आंसर आ रहा है, तो 63 गलती मिलेगी और 7 सही होगा। भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन अगर पहले से ही पढ़ के जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, 26 आंसर आएगा। ठीक है, अच्छा, इसका हम एक दूसरा ओपिनियन बताते हैं जो हम नॉर्मल क्लास में, ऑफलाइन क्लासेस में आपको बताते हैं बेटा। नॉर्मल जो ऑफलाइन क्लासेस में हम सवाल इसको कराते हैं, उसको ऐसे कराते हैं। जब 3 क्रमागत संख्याओं की बात हो रही है, वो भी सम की, तो ये देखिए 1 2 3, तो बीच में जो संख्या होगी वही उनका औसत होता है। अच्छा, योगफल दिया गया है, योगफल दिया गया है, तो 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल अगर दिया गया है कितना? 78। तो बीच वाली संख्या क्या होगी? तो बीच वाली संख्या हमेशा 78 बटा कई संख्या है, 3 से भाग दे दीजिए योग बटे संख्या से, तो ये आ जाएगा 24। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। ठीक है,
तो हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कि 3 दूनी 6, 3 छंग 18, 26 आ जाएगा इसका आंसर डायरेक्ट। ठीक है, 26 इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 250 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यात्रा की पूरा समय कितना होगा? अगर हम चाल की बात करें तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी बटा समय, सिंपल सा सवाल था ये। सभी सवाल कठिन नहीं आते, कुछ कठिन आते हैं तो उनको देख लिया जाएगा। तो 250 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाना है तो 5 घंटे लगेंगे। ठीक है, कितने घंटे? 5 घंटे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 22 नंबर है। ए बी सी का औसत 60 किलोग्राम है। यदि ए बी का औसत वजन 30 किलोग्राम, बी और सी का औसत वजन 70 किलोग्राम, तो बी का वजन बताइए। औसत का सवाल है और सिंपल सवाल है। ए प्लस बी प्लस सी का औसत, औसत की बात हो रही है तो 2 गुना 60 होगा। अच्छा, 2 नहीं, 3 लोग हैं ना। हाँ, अच्छा इसको आपको लाइन मेथड से बताते हैं, चलिए सबसे अच्छा आसान है, आसान भी है। देखिए 3 लोग हैं, ए बी और सी। अच्छा, इनका औसत वजन तीनों का क्या है? 60 किलोग्राम। मतलब तीनों का वजन अगर कहें तो 60 किलोग्राम है। 3 गुना 60 यानी 180 किलोग्राम अगर तीनों की बात करें तो है। सही है। ए और बी का औसत वजन 3 है, 30 है, यानी 2 लोगों का 30 है, यानी 30 दूना 60 इनका आ जाएगा। और फिर इन्होंने कहा बी और सी का 70 है, बी और सी का 70 है, यानी 70 गुना 2 140। 140 और 60 60 कितना होगा? 200 होगा। अब देखिए ये बी जो महाशय हैं वो 2 बार आए हैं, इसका मतलब जो ये डिफरेंस आ रहा है वो बी का ही आएगा। 180 और 200 का जो डिफरेंस आ रहा है 20 के ग्राफ, वो किसका आएगा? बी का ही आएगा, क्योंकि बी 2 बार आया है। ये ओपिनियन रखना चाहिए एग्जाम के लिए। लाइन मेथड सबसे अच्छा मेथड बन जाता है यहाँ पे। हाँ हाँ, पहले 40 था, बाद में 50 हो जाएगा। अच्छा हाँ, बढ़ जाएगा भाई, वृद्धि हुई है ना। हाँ, बढ़ जाएगा। ओके, क्या हुआ? कोई दिक्कत? हाँ भाई, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 23। 40 छात्रों की एक कक्षा, 40 छात्रों की एक कक्षा में 15 छात्र क्रिकेट खेलते हैं और 15 छात्र टेनिस खेलते हैं और 5 छात्र दोनों खेलते हैं। इसको भी 2 तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का अपना तरीका है। ठीक है, पहले वेन डायग्राम से कर लेते हैं। वेन डायग्राम में जैसे बनाते हैं हम लोग, और 2 सर्किल ले लेते हैं, क्योंकि एक में क्रिकेट खिलाएंगे और एक में हॉकी। चलिए, ये 2 सर्किल हो गए। और 40 छात्रों की एक कक्षा में, यानी कुल हमारे पास 40 छात्र हैं, यहाँ पे 40 हैं। 15 छात्र क्रिकेट खेलते हैं। मान लीजिए ये वाला जो सर्किल है
वो क्या है, क्रिकेट का है, सी। और टेनिस खेलने वाले हैं जो, ये दूसरा वाला जो सर्किल आपको दिख रहा है वो टेनिस का है। किसका है, टेनिस का है। अब इसमें क्वेश्चन में कहा गया है, जरा ध्यान से समझें, कि 5 छात्र दोनों खेलते हैं। तो दोनों खेलने वाले अगर हम देख रहे हैं, दोनों खेलने वाले यही हैं, यही वाला जो भाग है वो दोनों का खेलने वाला है। और दोनों खेलने वाले कुल कितने हैं, 5 ही हैं। 5 ऐसे छात्र हैं जो दोनों खेलते हैं, दोनों गेम खेलते हैं। फिर 15 का है क्रिकेट में। तो अगर 15 टोटल क्रिकेट में है तो 15 टोटल होंगे ना, क्रिकेट में कितने होंगे, 15 होंगे, और टोटल होंगे 15। तो ये 5 अगर ये है तो 10 ये होंगे। टेनिस में भी इस तरीके से कुल टोटल कितने हैं, 15 हैं, इसका मतलब है 10 यहाँ पर होंगे। अब देखिए, जो खेलने वाले होंगे तो वो तो ग्रुप में होंगे, और जो खेलने वाले नहीं होंगे वो बाहर होंगे, इस सर्किल के बाहर होंगे। तो खेलने वाले कितने हैं, 10 5 15, 15 10 25। 25 ऐसे हैं, चलिए वहां नहीं लिखते हैं, 25 ऐसे हैं जो खेलते हैं। और यहाँ कहा गया कोई खेल ना खेलने वालों की संख्या कितनी है, तो 40 माइनस 25 कर देंगे, बिना किसी फार्मूला के 15 आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है। वेन डायग्राम से अगर हम करते हैं तो, वेन डायग्राम से अगर हम करते हैं तो ये इस तरीके से आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसी को दूसरे तरीके से भी सोचें, ओपिनियन हमारा होना चाहिए बेटा, हमेशा होना चाहिए कि क्वेश्चन को क्या अन्य तरीकों से भी किया जा सकता है। अगर हाँ, तो उसको हमेशा ट्राई करना चाहिए। हो सकता है एग्जाम के टाइम में वही आ जाए आपके दिमाग में। तो फार्मूले पे चलते हैं। फार्मूला कहता है एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है जो दोनों में हो। तो ए यूनियन बी यानी खेलने वाले कितने आएंगे, 15 क्रिकेट, 15 हॉकी, और दोनों खेलने वाले 5। 15 दूना 30 में से 5 गए, 25 आ गया। 25 ऐसे छात्र रहे हैं जो कम से कम दोनों गेम खेलते हैं। तो ना खेलने वाले कितने हो जाएंगे, एन ए यूनियन बी डैश कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट, वो होता है एन यू यानी टोटल माइनस एन ए यूनियन बी। एन यू कितना था भाई, टोटल 40 थे, में से 25 को निकाल दिए, कितने बचे, 15 बचे, 15 बचे, और 15 ही आपका ऑप्शन है। समझ में आया। 24, एक व्यक्ति ने एक घोड़े को 25% लाभ पर बेचा। यदि वह इसे 35% कम में खरीदता और इसे 732 रुपये कम में बेचता तो उसे 36% का लाभ होता। घोड़े का क्रय मूल्य बताइए। देखिए, अब ऐसे सवालों के लिए हमारा लाइन मेथड सबसे अच्छा और पसंदीदा मेथड बन गया है, और लाइन मेथड को ही हम बहुत ज़्यादा दौड़ाते हैं भाई। चलिए, कहते हैं कि कहीं यहीं पे रहा होगा सीपी अपना, जितने में खरीदा होगा, और घोड़े को 25% लाभ पर बेचा। मान लो भाई 100 रुपए की सीपी रही होगी, और उसको बेचा कितने में, एसपी बेचा कितने में, 25% लाभ पे, यानी 125 रुपए में बेचा। यदि वह इसे 35% कम में खरीदता, यानी अब पहली बार जब खरीदा था CP1 था, और 35% कम में खरीदता यानी CP2 कह दीजिए, और 35% का मतलब 65 रुपए खरीदता, 65 रुपए खरीदता, 35% कम, और इसे 732 रुपए कम में बेचता तो इसे 36% का लाभ होता। यानी यहाँ से 136% निकाल लीजिए, ये पहली बार बेचा था, तो 65 का 36% का लाभ मतलब 136%। तो 5 से काट दीजिए 13 बार में, 5 से काट दीजिए 20 बार में, ठीक है। 4 से काट दीजिए, 4 तिहाई 12, और 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 5 आ गया। 2 से ही काटना चाहिए था क्योंकि भाग देने में आसान होता, ठीक है। अगर 2 से काटे तो यहाँ 10 आ जाएगा, और 2 से काटे 2 छंगे 12, और 2 अट्ठे 16, 68 आ जाएगा। 13 सत 91, 13 अट्ठे 104, 10 आएगा। 13 छंग 78, 78 और 10 88, और 10 से भाग देंगे 88.4, यानी वो 88.4 में बेचता। SP2 आपका बनता 88.4।
4, क्योंकि वो 36% का लाभ लिया। अब देखिए इनके पहले SP1 और SP2 दोनों के बीच का डिफरेंस है 732। ये जो 732 है वो किसकी वैल्यू है इनके बीच के डिफरेंस का? 25 इधर और 11.6 इधर, 36.4, 36.6, 36.6 की वैल्यू आपके सामने ये दी गई है। इनके बीच का डिफरेंस 125 और इसका डिफरेंस कितना है? 36.6 है। अच्छा अब आपसे CP पूछ रहा है पहले का, यानी 100 की वैल्यू। दशमलव हटाइए, 0 लगाइए, ये 2 बार में जाएगा। 36 दूना 72, यानी 2000 रुपये। सीधा आपका जवाब आ जाएगा 2000 रुपये। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर होगा। ओके, क्लियर है भाई? हाँ। 24 के बाद 25 पे आते हैं। 140 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 60 विद्यार्थी वीडियो गेम खेलना पसंद करते हैं, 70 विद्यार्थी इंडोर गेम खेलना पसंद करते हैं, 75 विद्यार्थी आउटडोर गेम खेलना पसंद करते हैं। इसके अतिरिक्त 30 इंडोर, आउटडोर वगैरह वगैरह वगैरह, यानी 3 चीज़ें हो रही हैं। 3 चीज़ें हो रही हैं, तो 3 ठो सर्किल खींचिए पहले। बस इसी को समझना है। इस गेम को समझ लिया आपने तो सारा गेम खत्म। 3 सर्किल बनाना है, और वो भी कैसे आप देखिए, कुछ इस तरीके से। कलर आप चाहे तो अलग अलग दे दीजिए। तो चलिए दूसरा रंग दे दें। ओके, फर्क नहीं पड़ता। अब इनका नाम दे दीजिए। नाम क्या देंगे, जरा नाम भी समझें। कौन कौन है भाई? वीडियो गेम खेलते हैं 60 विद्यार्थी, तो वीडियो गेम यहाँ लिख देते हैं। हरा वाला वीडियो गेम हो गया, और ये 60 हैं। चलिए अब कह रहे हैं 70 इंडोर खेलते हैं, यानी इंडोर यहाँ लगा देते हैं, और इसको आउटडोर कर देते हैं। इसको इंडोर कह देते हैं, इसको आउटडोर। तो इंडोर कितना खेलते हैं भाई? 70, यानी टोटल कितने हैं? 70 हैं। इस वाले गोला में 70 आएंगे। अच्छा है, आउटडोर कितना खेलते हैं? 75 आउटडोर खेलते हैं, 75। अब दो दो का देखिए, 20 इंडोर और आउटडोर। इंडोर, इंडोर और आउटडोर दोनों गोला में कौन आएगा? ये वाला पोर्शन कह सकते हैं। देखिए मैं कलर कर दे रहा हूँ, बाद में हटा दूंगा, ठीक है। ये वाले पोर्शन, ये वाले पोर्शन में कौन आएंगे भाई? 30 बच्चे, 30 बच्चे इस पोर्शन में आएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे 30 लिख दे रहे हैं। अरे ये क्या हुआ? हाँ, यहाँ पे 30 लिख देते हैं, यानी इसमें 30 आएंगे। अच्छा, इसी तरीके से 18 वीडियो गेम और आउटडोर गेम, वीडियो गेम और आउटडोर गेम 18, यानी यहाँ पे 18 आएंगे। अच्छा, 42 वीडियो गेम इंडोर, यानी 42 यहाँ आएंगे इस वाले पोर्शन में, ठीक है। और तीनों गेम खेलने वाले कितने हैं? तथा 8 को सभी प्रकार के गेम पसंद, 8 जो तीनों हैं वो यहाँ आएंगे, 8। अब देखिए 30 में से 8 गए 22, 30 में से 18 गए 10। अब इनका क्या कहना है? वे नारे का उपयोग करके छात्रों को ज्ञात कीजिए जो केवल आउटडोर गेम खेलते हैं। केवल आउटडोर गेम खेलने वाले कितने हैं भाई? चलो इसको तो कलर ही कर देते हैं। ये जो रेड कलर में आपको दिख रहा है वही आपका क्या है? केवल, केवल आउटडोर गेम खेलने वाले। और ये होंगे कितने? पूरा जो सर्किल में आ रहा है उसमें से इन तीनों को क्या करें? माइनस कर दें। इन तीनों को माइनस कर दें। पूरे सर्किल में कितना आ रहा है भाई? 75। और 75 में से कितने को माइनस करेंगे? ये तो पूरा 30 हो गया, और 10 40, 40 को माइनस कर दीजिए, 35 आएगा आपका आंसर। इसका आंसर कितना होगा? 35। तो ये देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, ससैया के दोहरे जो नाविक के तीर। यानी ये सवाल इतना बड़ा दिख रहा है, लेकिन मजा इसमें केवल इतने में ही है, ठीक है। तो वीडियो को रिपीट करके आप फिर दोबारा देख लीजिएगा। ये
आपका ऑपरेटर वाला क्वेश्चन आया है। देखिए पी ऑपरेटर, ये बड़े वाले का ऑपरेटर क्या है, ये बताता है बड़ा वाला कि जब जो बड़ा वाला रहेगा उसका स्क्वायर करेंगे और छोटे वाले का क्यूब करके जोड़ देंगे। ठीक है, तो पहले वाले का यही मतलब हुआ। तो एक बड़ा दो का यानी पहले वाले का स्क्वायर करेंगे प्लस दूसरे वाले का क्यूब कर देंगे। ठीक है, लेस देन 3, तो 2 का क्यूब 8, 8 एक 9, 9 लेस देन 3। अब इस पर आ जाइए, अब पहले वाले का क्यूब करेंगे और दूसरे वाले का स्क्वायर करेंगे और दोनों का घटा देंगे यानी डिफरेंस ले लेंगे। तो पहले वाले का क्यूब क्या हो जाएगा, 9 का क्यूब माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। 9 का क्यूब 729 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है, यानी आंसर आ जाएगा आपका 700। 700 इसका आंसर होगा, 720 होगा ना, 720। ठीक है, घटाने पर 720, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसके बाद 27 पे आते हैं। दिए गए पाई चार्ट में वित्त पोषण के विभिन्न स्रोत का चार्ट दिया गया है, लोक निर्माण, पीडब्ल्यूडी वगैरह वगैरह। आगे आते हैं, ये जो पूरा आपका ग्राफ दिया गया है, ये पाई ग्राफ, उसके बारे में दिया गया है कि आउटसोर्स से दी गई एजेंसी द्वारा पथकर संग्रहण के माध्यम से 4,910 करोड़ रुपए की परियोजना की सहायता के लिए अधिकतम 20% का कमीशन दिया जाता है। यानी अगर आपने पीडब्ल्यूडी वाले से कह दिया कि 4,910 करोड़ अगर हम दे रहे हैं तो उसमें हम 20% आपको क्या कर रहे हैं, कमीशन देंगे। तो आउटसोर्सिंग से एजेंसी की कुल एकत्र राशि क्या है, यानी 120 करोड़, 120% की वैल्यू यानी 20% ज़्यादा है। 120% की वैल्यू 4,910 है, तो आपसे 100% की वैल्यू पूछी गई है। एक जीरो कट जाएगा तो 12 से देखिए, अच्छा उल्टा लिख दिए हैं, 100% की वैल्यू आपके सामने दी गई है। ठीक है, कितना, 4910 और 120% की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, तो डबल जीरो हट गया, 12 एक कम 12, 12 नवा 108 एक 109। ठीक है, और 12 चौक 48 और 10 58, 5892, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इतने ही प्रश्न थे आपके शिफ्ट नंबर 1 के, और आज हमने उसका सोल्यूशन कराया है। आगे भी हम लगातार इसका वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे, आपको पूरा सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ये सब काम आपका है, मेरा काम केवल और केवल पढ़ाने का था।